हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चनों की, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट देखें और आप कितने प्रश्नों के सही जवाब देते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं साथियों इस प्यारे से वीडियो को। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में परहरित अर्थात क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है? ऑप्शन ए जल का अवशोषण करना, ऑप्शन बी प्रकाश का अवशोषण करना, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। हम सभी जानते हैं जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा अपना भोजन का निर्माण करते हैं, और इस क्रिया में क्लोरोफिल या परहरित का जो मुख्य कार्य होता है प्रकाश का अवशोषण करना। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असत्य है? बताएं आप इन 4 में से कौन सा जोड़ा असत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य कठपुतली है, ये तो भैया बिल्कुल राइट है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य छपेली है, बिल्कुल भाई सही है। पंजाब का लोक नृत्य गिद्दा है, बिल्कुल सही है। अर्थात ये क्या है? ए, बी और सी सही है, अर्थात इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। मानव शरीर में बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए जल का अवशोषण, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट का अवशोषण, ऑप्शन सी प्रोटीन का पाचन, या फिर ऑप्शन डी वसा का पाचन। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट करते जाएं। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। मानव शरीर में साथियों बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना, और छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है मिनरल, विटामिन और दूसरे तत्वों का अवशोषण करना। प्रश्न क्रमांक 4, जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है? ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। जीवाश्म नेशनल पार्क यह साथियों मध्य प्रदेश के डिंडोरी में है। ठीक है, इंपोर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे बड़ी ऊंची चोटी कौन सी है? बताना है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो बताइएगा दोदा बेटा। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है? ऑप्शन ए वर्ग, ऑप्शन बी वर्ग, ऑप्शन सी AB वर्ग, या फिर ऑप्शन डी O वर्ग। साथियों यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों जो AB वर्ग रक्त समूह होता है इसमें एंटीबॉडी का अभाव पाया जाता है, इसलिए यह सभी लोगों से ब्लड ले सकता है, इसलिए इसको सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है सर्वग्राही रक्त समूह किसे कहा जाता है तो बताइएगा AB को। ठीक है, अगला है, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ऑप्शन ए जैवमंडल रिजर्व, ऑप्शन बी वानस्पतिक उद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान, या फिर ऑप्शन डी जंगली जंतु अभयारण्य। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा जैव विविधता के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि आप जैवमंडल रिजर्व बनाएं। ठीक है, ये सबसे बेस्ट है। यदि आपसे पूछा जाए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 22 मई को। इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला है, बच्चों में लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है?
पिता से, माता पिता दोनों से, या फिर इनमें से कोई नहीं। साथियों, बच्चों में लिंग का निर्धारण अर्थात लड़का होगा या लड़की होगी ये निश्चित होता है पिता से। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ओके, अगला है पारिस्थितिक तंत्र में एक पोष स्तर से दूसरी पोष स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर बढ़ सकती है या फिर घट सकती है। साथियों, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। जब आप पारिस्थितिक तंत्र में एक पोष स्तर से दूसरे पोष स्तर में जाएंगे तो साथियों जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो क्या है, कम होगा। ठीक है, केवल 10% ही आगे वाले को ऊर्जा मिल पाती है पिछले वाले से। ठीक है, यह लिंडमान के नियम के अनुसार होता है। ओके, अगला है कि स्टोथर्म पौधे हैं जो उगते हैं। बताएं आप, है कि स्टोथर्म पौधे कहां पर उगते हैं? तेज प्रकाश में, अधिक ताप पर, बहुत कम ताप पर, या बहुत कम प्रकाश में? साथियों, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। है कि स्टोथर्म पौधे बहुत कम तापमान पर उगते हैं साथियों, और यह मुख्यतः आर्कटिक एवं अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जाते हैं। अगला है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, यह कहां पर अवस्थित है? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, या फिर नागालैंड में? साथियों, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क यह साथियों हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में है, जिसकी स्थापना साथियों 1984 में हुई थी। साथियों, कभी कभी एग्जाम में क्या है, जो फेमस राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उनके स्थापना वर्ष भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको जो फेमस नेशनल पार्क हैं उनके स्थापना वर्ष जरूर याद होने चाहिए, जैसे जिम कॉर्बेट का, काजीरंगा का, बांधवगढ़ का, कान्हा किसली का। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी प्रोटीन, या फिर ऑप्शन डी पीवीसी। साथियों, जैव निम्नीकृत उन्हें कहा जाता है जो प्राकृतिक रूप से कवक, बैक्टीरिया आदि के द्वारा अपघटित हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, ये क्या है, अपघटित हो जाएंगे। लेकिन साथियों जो पीवीसी है यह जैव निम्नीकृत नहीं है, बल्कि यह अनिम्नीकृत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है काला सीसा किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी यूरेनियम, या फिर ऑप्शन डी कार्बन। साथियों, यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। काला सीसा ग्रेफाइट को कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए भविष्य का ईंधन किसे कहा जाएगा, बताएं आप लोग, तो भविष्य का ईंधन भैया कहा जाता है हाइड्रोजन को। ये बात आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? बताएं आप लोग, बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया? सन 1971 में, सन 1972 में, सन 1973 में, या फिर सन 1974 में? साथियों, करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। वर्ष 1973 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई, तो बताइएगा 1973 में। यदि आपसे पूछा जाए विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है, तो बताइएगा 29 जुलाई को। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें नोट करते जाएं या फिर ध्यान से सुनते जाएं। अगला है यकृत में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन सुरक्षित रहता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, या फिर ऑप्शन डी विटामिन के। यहां पर साथियों करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यकृत में साथियों, यकृत में भविष्य के लिए विटामिन ए सुरक्षित रहता है।
ठीक है साथियों, यकृत को जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है तो बताइएगा विटामिन डी को। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है तो बताइएगा विटामिन के। यदि पूछा जाए वेरी नामक रोग किसकी वजह से होता है तो बताइएगा विटामिन बी की कमी से। अगला क्वेश्चन है, श्रमिक मधुमक्खी अन्य मधुमक्खियों को भोजन के स्रोत की दिशा कैसे ज्ञात कराती है? भिनभिनाकर, नृत्य के द्वारा, रासायनिक संकेत के द्वारा या फिर स्पर्श के द्वारा। यहां पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। श्रमिक मधुमक्खी अन्य मक्खियों को भोजन के जो स्रोत की दिशा है वह नृत्य के द्वारा ज्ञात कराती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है जिससे वे चिकनी रहें, घर्षण हेतु खुरदुरी हो जाए, दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो या फिर कीट दूर रहें। साथियों इस क्वेश्चन में लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है ऑप्शन डी, ताकि हम गोबर को इसलिए साथियों यूज करते हैं ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या है दूर रहें। ठीक है चलिए अगला है, कांटेनुमा पत्तियों को दर्शाकर शिक्षक किस प्रकार के पौधों के बारे में पढ़ा रहा है? स्थलीय, जलीय, उभयधर्मी या फिर मरुस्थलीय। साथियों हम सभी जानते हैं मरुस्थलीय पौधों की जो पत्तियां होती हैं वो क्या है कांटेदार होती हैं, जिससे क्या होता है पानी का जो वाष्प उत्सर्जन है वो कम हो सके। ठीक है अर्थात इसलिए यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, क्योंकि यहां पर शिक्षक क्या है कांटेनुमा पत्तियों को दर्शा रहा है, अर्थात वह है मरुस्थलीय पौधों के बारे में पढ़ा रहा है। अगला है, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी या फिर चक्रवात। साथियों प्राकृतिक असंतुलन की वजह से जो घटनाएं होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक घटनाएं कहते हैं। ठीक है साथियों यहां पर जो शॉर्ट सर्किट से लगी आग है यह एक मानव जनित आपदा है, ना कि प्राकृतिक आपदा। यदि आपसे पूछा जाए सुनामी किस भाषा का शब्द है तो बताइएगा जापानी। तो प्यारे साथियों इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।